मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें भीड़ में खोया आदमी कहानी, जो लीलाधर शर्मा पर्वती द्वारा लिखित है, उसको आगे पढ़ना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने तुम्हें बताया था कि बाबू श्यामलाकांत के मित्र, जो कि लेखक हैं, उनकी बेटी की शादी के लिए हरिद्वार जाना चाहते थे। टिकट कराने के लिए जब गए तो उन्हें पता चला कि किसी भी गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से गाड़ी में कुली के द्वारा खिड़की के द्वारा ढकेला गया और वह लक्सर तक पहुँचे। लक्सर में उन्हें गाड़ी बदलनी थी, इसलिए जब वह गाड़ी से किसी तरह बाहर निकले तो वह देखते हैं कि लक्सर प्लेटफार्म पे काफ़ी भीड़ थी और हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी की छत पर लोगों की भीड़ भरी हुई थी। वह सोचते हैं कि क्या इन यात्रियों को जान को संकट में डालकर इस छत पर चढ़कर यात्रा करना चाहिए? क्या इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का कोई पता नहीं है? इस तरह से मन में विचार कर ही रहे थे और तब देखते हैं कि लोगों की भीड़ एक नज़र फिर से उन्हें चारों तरफ दिखाई देती है। अब जब वह हरिद्वार पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें लेने के लिए बाबू श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ आया हुआ था। अब कहानी में उसके आगे बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 52 पे देखोगे, यहाँ पे है हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए थे, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी, यहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर भी जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। यहाँ पे तुम्हें बाबू श्यामलाकांत के बेटे दीनानाथ और लेखक का संक्षिप्त कन्वर्सेशन दिखाई पड़ रहा है। बाबू श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ, जो लेखक को लेने के लिए हरिद्वार स्टेशन पर आया था, उसे देखते ही लेखक को उन पर दया आई। उन्होंने पूछा, बेटा, आजकल तो काफ़ी कार्यालय खुल चुके हैं रोजगार के, क्या तुमने अपना रोजगार कार्यालय में नाम नहीं दिया? तो उसने बताया, चाचा जी, कई जगह मैंने प्रयास किया, कल भी मैं पूरा दिन भर खड़ा रहा एक रोजगार कार्यालय के पास में। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन चलते चलते यह कहा कि एप्लीकेशन तो मैं तुम्हारा ले रहा हूँ, लेकिन जल्दी से नौकरी पाने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम्हारे जैसे हजारों लोग पहले ही ऐसे डिग्री मेरे पास जमा कर चुके हैं। घर पहुंचा
तो छोटे से मकान में सामान की ठूस मसाज करने का मतलब सामान जो था वह किसी किसी तरह से ठूस ठास करके किसी तरह से रखे हुए थे, क्योंकि जगह छोटी थी, कमरे में जगह कम थी और बाबू श्यामलाकांत के पास चूँकि परिवार बड़ा था इसलिए सामान वस्तुओं की अधिकता थी, इसलिए किसी तरह से उन्होंने अपने सामान को एडजस्ट किया था। बच्चों की भीड़ देख करके मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत बाबूजी से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर वह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनियाँ बन गई है। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का यही दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घटते हैं। जानना यहाँ बाबू श्यामलाकांत से जब लेखक ने पूछा कि क्या उनके पास वही 2 मकान थे, क्योंकि उन्होंने इसके पहले ही देख लिया कि उनके सामान जो थे किसी तरह से एडजस्ट किए गए थे, बच्चों की भीड़ थी, घर छोटा था, उनका दम घुट रहा था, तो उन्होंने पूछ ही बैठा घर के विषय में। तब श्यामलाकांत ने बताया कि वह 2 साल पहले इस शहर में आए थे, तब से मकान ढूंढ रहे थे कि कोई बढ़िया मकान मिल जाए रहने योग्य, लेकिन साल भर घूमने के बाद किसी तरह से वह मकान मिला जिसमें वह रह रहे थे, जिससे वह उसका अपना व्यवस्था बना करके उसमें रह रहे। उन्होंने ये भी बताया कि आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, मकान बढ़ रहे हैं, कॉलोनियाँ नहीं खुल रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने सभी फीके पड़ गए हैं। अर्थात संसाधन बढ़ने के बावजूद भी लोगों की राहत की सांस नहीं मिलती है। उसी समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर के आई। उनके पीछे उनकी छोटी 3 लड़कियां पल्ला पकड़े थी और 2 छोटे छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देख करके स्तब्ध रह गया। यहाँ पे ध्यान देना, श्यामलाकांत की पत्नी जब उन्हें पानी पीने के लिए लाती हैं तो वह क्या देखते हैं कि उनके साथ में छोटी छोटी 3 लड़कियां जो उनके साड़ी को पकड़ी हुई थी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ। कहने का मतलब 5 बच्चे तो यही उनके साथ चल रहे थे, जो काफ़ी दुर्बल, कमज़ोर और चेहरे से पीले दिखाई दे रहे थे। लेखक उनकी दुर्बल काया को देख करके स्तब्ध रह गया और पूछ ही बैठा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रहे हैं क्यों? वे फीकी मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई न कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बाबू श्यामलाकांत की पत्नी भी को भी एहसास हो रहा है कि आज इतनी भीड़ है जो हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वह शहर में हो, गली में हो, अस्पताल में हो, राशन की दुकान पे हो, डॉक्टर के पास में हो। उन्होंने कहा,
पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा भीड़ क्यों है। और अपनी बताती हुई दुख को बोलती हैं, अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह किसी भी दुकान पर दर्जी को खाली नहीं पाया कि वह मेरे कपड़े को सिल सके। और सभी दर्जी जिस दर्जी के पास गया, हर दर्जी ने इससे पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखा करके अपनी मजबूरी उनके बेटे को दिखाया और जाहिर किया। पहले ग्राहक का स्वागत होता था। श्यामलाकांत की पत्नी कहती हैं कि पहले दर्जी ग्राहक का इज्जत करते थे, स्वागत करते थे, आदर करते थे, उनसे पूछकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और उनका काम संपन्न कर देते थे। अर्थात कपड़े लत्ते जो भी हो सिलाना सब कुछ कर देते थे। लेकिन आज वही दर्जी मुंह फेर लिए हैं, क्योंकि आज दर्जी को कपड़े की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कपड़े सिलाने वालों को दर्जी की आवश्यकता है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण दिखाई देता है, भीड़, ग्राहकों का भीड़। पहले वे ग्राहक का स्वागत करते थे, आज तो पूछते भी नहीं हैं। अब चिरौरी करनी पड़ती है, मिन्नत करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब भी वे कपड़े सिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रहे हैं। इस तरह से वह अपनी व्यथा कथा को बताती हैं और कहती हैं, इसीलिए उन्हें कपड़े सिलने के लिए मजबूर होना पड़ा और कपड़े की सिलाई से उनकी जो तबीयत पहले ही से ख़राब थी, तबीयत और भी ख़राब हो गई। इसलिए उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। इस तरह से वह अपनी व्यथा कथा को कह करके लेखक से भीड़ के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि आज यत्र तत्र जहाँ भी जाते हैं वहीं पे परेशानियाँ ही परेशानियाँ दिखाई देती है। क्या इन परेशानियों का कोई निदान हो सकता है? अपने मन में सोचती हुई वह चुप हो जाती हैं। तो इस तरह से आज मैं इस भीड़ में खोया हुआ आदमी का दूसरा भाग यहीं पे संपन्न करता हूँ और इसके बाद दूसरे दिन मैं इस कहानी का शेषांश तुम सभी को सुनाऊंगा। आशा करता हूं कि तुम्हें यह कहानी अच्छी लग रही होगी तथा इसके विषय में थोड़ा तुम भी समझोगे कि आज के दुनिया में इतनी भीड़ क्यों है, इसका कारण क्या है और इस भीड़ को कम करने का क्या उपाय होगा। तो फिर मैं यहीं पे विराम लेता हूं और तुम्हें धन्यवाद देता हूं।